गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में स्पेशली हम इंडेफिनिट के बारे में जानकारी लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट वैसे तो प्रेजेंट के जरिए भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, बट फ्यूचर जो स्पेशली बात करेंगे अपन फ्यूचर की, तो इंडेफिनिट से हम शुरुआत करते हैं इसकी। अच्छा, फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंस है एक्चुअली क्या है, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, इन हिंदी, हिंदी में इसकी पहचान देखिए डियर स्टूडेंट्स। हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है, बस शॉर्टकट है। साधारणतया हिंदी वाक्य के अंत में, साधारणतः हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। गा, गे, गी आदि आते हैं तो वह वाक्य सदैव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अभिव्यक्त करता है। जैसे नीलम अपना होमवर्क पूरा करेगी, पूरा करेगी। जैसे सोनू चाय बनाएगी। जैसे आजाद धारावाहिक देखेगा। आरती नाश्ता तैयार करेगी। वे वॉलीबॉल खेलेंगे आदि। देखो डियर स्टूडेंट्स, इन सारे सेंटेंसेस में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमने इसमें क्या किया है, इनके अंत में क्या आ रहा है, गी। देखो इसमें भी गा है ना, गी, गी। इस तरह से यदि किसी सेंटेंस के अंत में गागे गी आए तो वो वाक्य हमेशा कौन से टेंस का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, यहां तक तो हमने पढ़ी है इसकी डेफिनेशन, आई मीन आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। अब चलते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पर, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स। जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनकी ओर इशारा है अपना। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। एक होती है विल या मैं कहूंगा सेल, और दूसरी होती है विल। कैसे भी कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर इसे कहेंगे विल सेल तो भी कोई बात नहीं, एक ही बात है। सेल और विल तो भी एक ही बात है। अच्छा देखो डियर, सेल का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए और विल का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट विषय है। अच्छा, जो फर्स्ट पर्सन है इसमें पर्सन का आपको विशेषता ख्याल रखना पड़ेगा। याद रखें इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। पर्सन को मैं अगर डिफाइन करूं तो सबसे पहले ये है कि पर्सन जो है वो दरअसल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन होते हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं डियर। ठीक है, अच्छा सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, यू, यू जो है अकेला वो सेकंड पर्सन होता है। और अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट, दे,
आदि, आदि जो है ये किसमें होते हैं, थर्ड पर्सन में शामिल किए जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो यहां पर जो है ना शैल का प्रयोग वो हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द फर्स्ट पर्सन ओनली, फॉर द फर्स्ट पर्सन, ठीक है डियर, अर्थात फर्स्ट पर्सन के लिए। अब फर्स्ट पर्सन का मतलब हुआ कि आई और वी के लिए, आई और वी के लिए तो किसका यूज किया जाता है, शैल का। और शेष सभी सब्जेक्ट्स, अब मैं शेष सभी मतलब जब हमने फर्स्ट पर्सन को हटा लिया है तो शेष कौन से बचे, सेकंड और थर्ड। तो यहां लिखेंगे अपन फॉर द सेकंड एंड द थर्ड, फॉर द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए डियर, विल का यूज करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम अगर कहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि आई और वी के लिए हम इसको कैसे कह सकते हैं कि आई और वी के लिए शैल का प्रयोग किया जाता है तथा शेष सभी के साथ, शेष सभी के साथ या शेष सभी के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम चलते हैं, आगे चलते हैं अपन इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मेन पॉइंट है उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि वर्ब किस रूप में आती है। देखिए चलते हैं अपन, इसमें जो थर्ड पॉइंट है, द मेन पॉइंट ये है, अर्थात ये पॉइंट हमें उसकी वाक्य रचना को दर्शाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें सब्जेक्ट रखना चाहिए, सब्जेक्ट जो कि पर्सन को यहां इंगित करेगा, ठीक है। उसके नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस अर्थ है कि हमें ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन है या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है, शेष सभी के साथ विल का यूज होता है, तो हमें यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं, उसके बाद विल और शैल का यूज किया जाएगा, या तो विल का किया जाएगा या शैल का किया जाएगा। उसके बाद मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा याद रखेंगे डियर कि विल अथवा शैल के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, और फिर वही पहले का स्टाइल, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम एंड फुल स्टॉप। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर। अब पहले सेंटेंस की ओर हम बढ़ते हैं। मान लीजिएगा मैंने कहा मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगा, मॉडल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगा, ये सेंटेंस आया। तो डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सबसे पहले टेंस की पहचान करनी है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें ध्यान रखना है सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे। किससे हुई टेंस की पहचान, गागेगी को देख करके, अर्थात इस वाक्य के अंत में गा आया, इसका मतलब ये वाक्य जो है ये कौन से टेंस का हुआ, फ्यूचर टेंस का। अब चलते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट का, ओके। अब इसकी क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं अपन। देखो मैं जो है ये तो क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा, आपको यहां पर ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, याद रखोगे, आपको जो है यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये भी ऑब्जेक्ट है, मॉडल्स भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो आप जो है ये सजीव ऑब्जेक्ट है या निर्जीव ऑब्जेक्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अर्थात आप जो है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मॉडल्स ये कोई सजीव तो है नहीं, तो जो सजीव नहीं है वो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, गागे के साथ में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, पढ़ा, ये इसकी क्या हो गई, मेन वर्ब, ठीक है। अब हम इसके ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डियर, सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट है मैं की अंग्रेजी होती है आई, लिखा। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम विल और शैल में चलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आई और वी अगर सब्जेक्ट हो
तो हमेशा सेल का यूज करना चाहिए। इसका मतलब आई और वी के साथ विल और सेल में से किसका यूज करेंगे हम? सेल का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मैन वर्ब में। ठीक है डियर, मैन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना। पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है डियर? टीच। और ये लीजिएगा टीच। याद रखें हमेशा विल और सेल के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। उसमें अनावश्यक रूप से सेकंड अथवा थर्ड फॉर्म अथवा एस और एस का यूज नहीं कर देना चाहिए। अब चलते हैं अपन ऑब्जेक्ट पे। अब देखो डियर, सबसे पहले हम क्या रखें? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हालांकि मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं कि जब दो ऑब्जेक्ट एक ही वाक्य में दिए गए हों और क्रम उनका ये हो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखें, अर्थात जो सजीव ऑब्जेक्ट है उसे पहले रखना चाहिए और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे बाद में रखना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको की अंग्रेजी यू होती है डियर, जिसे हमें पहले रखना है और फिर मॉडल्स आपको रखना है डियर। तो इस तरह से ये मॉडल्स, तो आई शैल टीच यू मॉडल्स, इस तरह से इसकी पूर्ति करनी है हमें, ध्यान रखोगे। अब आगे एक और सेंटेंस देता हूं डियर, चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मैंने सेंटेंस दिया प्रियांशु अपना पाठ याद करेगा। ठीक है, ये है डियर, प्रियांशु अपना पाठ याद करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें टेंस की पहचान करनी है। सबसे पहले देखो डियर स्टूडेंट, क्या दिया है इसमें? गागेगी। इसका मतलब ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस का हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब चलते हैं अपन सब्जेक्ट की ओर। देखो सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है। अपना पाठ, अपना पाठ यहां दोनों मिलाकर के क्या है? ऑब्जेक्ट है डियर। ठीक है, और याद करना, करना मतलब क्या करना? याद करना। याद करने को इंग्लिश में क्या कहने वाले हैं हम यहां? लर्न करना। ठीक है डियर, तो ऐसी कंडीशन में हम चलेंगे अब सब्जेक्ट पे। हमारा सब्जेक्ट चूंकि प्रियांशु है तो सबसे पहले हमें लिखना है प्रियांशु, ये लीजिएगा प्रियांशु लिखा। उसके बाद विल अथवा सेल। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, प्रियांशु जो है किसी व्यक्ति का नाम है, तो याद रखेंगे अगर किसी व्यक्ति का नाम हो वो थर्ड पर्सन में ही माना जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन को छोड़कर शेष सभी पर्सन के लिए, चाहे वो सेकंड पर्सन हो या फिर वो थर्ड पर्सन हो, उनके लिए सदैव विल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम किसको यूज करने हैं? हमें यहाँ विल यूज करना है। उसके बाद चलते हैं, विल और सेल में से विल यूज कर लिया, उसके बाद मैन वर्ब पे चलते हैं। मैन वर्ब है इसमें याद करना, याद करने को इंग्लिश में लर्न बोलते हैं, तो लर्न कर लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है अपना पाठ। यहां पर अपने की जो अंग्रेजी है डियर वो प्रियांशु के अनुसार होनी चाहिए। प्रियांशु जो है एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए इसका जो पजेसिव है वो हमेशा ही जो होता है। सोचो यहां पर प्रिया होता, प्रिया तो ऐसा, या प्रियंका ऐसा होता, तो प्रियंका होता तो ऐसे में उसका पजेसिव यहां हर होता, हिज नहीं होता अपने की अंग्रेजी। ठीक है, तो यहां हिज होगा क्योंकि प्रियांशु एक पुरुष है, इसका पजेसिव हिज होता है। और फिर पाठ की इंग्लिश हमें लिखनी है यहां पर लेशन, और इस तरह से हमें पूरा करना है।